मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। वेलकम टू NCERT वे यूपीएससी दोस्तों। NCERT वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक प्राइमरी एक्टिविटीज, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ CBSE क्लास 12th CBSE का चैप्टर नंबर 5 जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो वीडियो है ये है पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट सेकंड आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख पाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो इस चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर का नाम जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो एक क्वेश्चन आ सकता है, आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ से क्या समझते हैं? What do you mean by primary activities and which activities are involved in this sector? तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज कलेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्लूड 5 मेन सेक्शंस, और इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हो FFEM। ये 5 इंपॉर्टेंट जो हैं प्रोडक्ट जो है, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करते हो, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनर्जी एंड माइनिंग। सो व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? प्राइमरी एक्टिविटी एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है, प्राइमरी सबसे बेस लेवल पर, जैसे स्कूल्स के अंदर होती हैं प्राइमरी एक बिल्डिंग होती है आपकी, प्राइमरी बेस होता है जो जिसमें आपको 1st to 5th, फिर 6th टू आपके 10th जो एक मिडिल लेवल होता है, देन 10th टू आपका जो एक सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वी इन्वॉल्व एग्रीकल्चर। दिस इज द बेस। जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनको आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हो। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ हमें एक कंसेप्ट समझना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपका क्या मतलब है? तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखिए। अगर आपकी मदर है, फादर है, या आपके बड़े भाई या बड़ी बहन है, अगर वो आपको घर पे पढ़ाते हैं, अगर वो आपको घर पे टीचिंग दे रहे हैं, गाइडिंग दे रहे हैं, और उसके बदले आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे, मीन्स कोई मॉनेटरी वैल्यू, कोई चार्ज नहीं कर रहे आपसे, ना कोई फीस ले रहे हैं, तो वो क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेयर एज अगर आपके बड़े भाई, बड़ी बहन या आपकी मदर या फादर जो है किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, उसके बदले वो चार्ज लेते हैं, चार्ज से सैलरी लेते हैं, ठीक है, या वो कोचिंग दे रहे हैं, उसके बदले वो कुछ मॉनेटरी वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां हमें 2 कंसेप्ट समझने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो आई होप क्लियर होंगे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसेप्ट। अब सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो कैसे आंसर लिखेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्लूडेड। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होती है, आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हो, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इन विच नो मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्लूडेड, जिसके अंदर कोई मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। Now, economic activities are broadly grouped into primary, secondary and tertiary sector. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट और एक 4th है जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज बोला जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 4 एक्टिविटीज। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी ना, वो इन 4 ग्रुप में बांटी जा सकती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके देखिए, अभी वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, इफ़ योर मदर इज गोइंग और योर फादर और बिग ब्रदर और बिग सिस्टर जो है इज गोइंग समवेयर इन स्कूल एंड टीचिंग एंड अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अब वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, टर्शियरी एक्टिविटी होगी, या क्वाटरनरी एक्टिविटीज होगी? कौन सी एक्टिविटी होगी? तो देखिए एक्चुअली वो क्या हो रहा है वहाँ पे, प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे जो कहीं पे जाके वर्क करते हैं, सैलरी बेस्ड वर्कर्स होते हैं, उनको आप टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर काउंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा, सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर। तो आप इसको क्या कहोगे? वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं। सपोज अगर कोई फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, फार्मर है, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी वहां पे, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू वहां पे इंक्लूड है। अगर आप
100 के जो है क्विंटल फार्मिंग व्हीट प्रोडक्शन हुआ और उसको बेचने जाओगे तो उसमें पैसे तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग हो रही है। तो फार्मिंग भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी, कौन सी है, प्राइमरी आप कहोगे। सेकेंडरी के अंदर कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूड होगी। ऐसे ही क्वाटरनरी के अंदर कौन सी, जो आपकी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है। देखिए इसको रीड करते हैं हम आगे। ये जो चैप्टर है वो आपका स्पेसिफिकली जो है इसमें बताया गया है प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। तो प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट एज these three refer to utilization of earth's resources as land, water, vegetation, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स। जैसा अभी हमने देखा था इस पिक्चर के अंदर, याद कीजिए पिक्चर वापस, कि प्राइमरी एक्टिविटीज कलेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्लूड 5 मेन सेक्शंस, ट्रिपल एफ है ना, जैसे WWE में ना ट्रिपल एच, वहाँ यहाँ पे आ गया ट्रिपल एफ, मीन्स फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ओके, एंड EM, एनर्जी एंड माइनिंग। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज होती है फार्मिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपको, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, डायरेक्टली डिपेंड होती है एनवायरमेंट पे। इट दस इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर को किस किस एक्टिविटी को शामिल किया जा सकता है, इनको समझ गए, हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज। सर अब ये क्या है अलग अलग, तो बहुत सिंपल है, यू आर इन 12th ग्रेड नाउ। पेस्टोरल एक्टिविटीज हो वेयर यू डू एनिमल रियरिंग, जो एनिमल हस्बेंड्री का वर्क होता है, हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी चीजें क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। सो इसको सिंपल सा आप समझो, डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट एक्टिविटीज होंगी, वो कौन सी होंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। नाउ हंटिंग एंड गैदरिंग पहला पॉइंट, अभी हम इनको डिटेल में और समझेंगे। तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है आपका फर्स्ट पॉइंट है, हंटिंग एंड गैदरिंग। देखिए बहुत सिंपल है कि द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस, जो सस्टेनेंस अपने सर्वाइवल के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते थे पहले से, और आज भी हम कहें तो एनवायरनमेंट पे ही हम डिपेंडेंट हैं। हमारा एनवायरनमेंट है जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है ना, मोस्टली सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से जो है वो मिलती है। सो दे सब्सिस्टेड ऑन, जो पहले जो बता रहा है आपको, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होते थे, एनिमल्स जो हंट करते थे वो, क्योंकि हंटिंग करके ही वो अपना जो है फीडिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे। द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट्री इन द विसिनिटी, और दूसरा जो नेचुरली अवेलेबल एडिबल प्लांट्स हैं, जिनको जैसे आज हम सब्जी की एग्जांपल है, वेजिटेबल का एग्जांपल लो, तो वो भी तो एक एडिबल प्लांट ही तो है जिसको आप अटेन कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये गैदरिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, तो हंटिंग का काम भी हो रहा है एंड गैदरिंग का काम भी हो रहा है। समझ गए आप हंटिंग एंड गैदरिंग? आई थिंक बहुत इजीली आपके क्लियर हो गया होगा कि एनिमल्स को आप हंट कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, एंड गैदरिंग में आप क्या कर रहे हो, जो एडिबल चीज़ें हैं उसको गैदर कर रहे हो अपने, वो सेम ही चीज़ सर्वाइवल हो या आपके सब्सिस्टेंस के लिए। देखिए यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे पोचिंग। पोचिंग जो होती है ये भी क्या होती है, इस हंटिंग को ही कहा जाता है। कई सारे स्पीसीज जो है इलीगल हंटिंग को बोलते हैं एक्चुअली पोचिंग। इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और कई सारे एनिमल्स तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, दे आर जस्ट एक्सटिंक्ट ड्यू टू पोचिंग के कारण। इवन गवर्नमेंट इज डूइंग मैनी थिंग्स, देयर इज अनदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच इज जस्ट प्रिवेंटिंग द पोचिंग एंड ऑल इलीगल एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट एरियाज। सो गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, क्या कि विच इज द ओल्डेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो गैदरिंग एंड हंटिंग, एंड दैट बिलोंग्स टू प्राइमरी एक्टिविटी, वो प्राइमरी एक्टिविटी से बिलोंग करती है। ओके अब देखिए जहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पे गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें चाहे एनिमल्स को इस तरीके से जो है एनिमल हस्बेंड्री का वर्क होता हो, जहां पे एनिमल्स को कैटल रियरिंग जो करते हैं, ठीक है, उन एरियाज में आप देख सकते हैं एनिमल्स को इवन गैदर भी किया जाता है अपनी खुद के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका है कि गैदरिंग जो है कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है ज़्यादातर, तो हाई लैटिट्यूड जोन्स, जो नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, साउदर्न चिले, और लो जोन्स में अमेजोन के बेसिन्स जो है, और ट्रॉपिकल अफ्रीका, इन एरियाज में जो है वो गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अब देखिए
इसमें इसको हम रीड करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन्स विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो ज़्यादातर ये किससे बिलोंग होती है? जो प्रिमिटिव सोसाइटी, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं. This type of activity requires a small amount of capital investment and operates a very low level of technology. The yield per person is very low and little or no surplus is produced. So इसमें ज़्यादा कोई बेनिफिट वगैरह जो होता नहीं है, सरप्लस भी इतना आपका ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो इन एरियाज में आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं गैदरिंग के जो है वो एरियाज आपको यहाँ पे बता रहे हैं. आगे देखिए, अगला जो है वो आपका पेस्टोरलिज्म. ठीक है, पेस्टोरलिज्म जिसको बोलते हैं. तो एट सम स्टेज इन हिस्ट्री, पेस्टोरलिज्म का सिंपल सा मतलब है, जैसे पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं कैटल रियरिंग का काम करते हैं. विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. कि इसमें क्या करना कि जो है हंटिंग कितने टाइम तक चलेगी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल के लिए एनिमल्स को रियर करने का काम करें, कैटल रियरिंग का काम करें, जिसमें जैसे बफेलोज हैं, काव है, गोट्स हैं, शीप्स हैं. तो ये जो है रियर की जाती है फॉर सर्वाइवल. ठीक है, फॉर सब्सिस्टेंस. इसी को पेस्टोरलिज्म कहते हैं. ऑलराइट, नाउ नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग पेस्टोरलिज्म से रिलेटेड ही है. जब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार आपने खुद ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, बहुत सारे लोग नोमाड्स होते हैं, हर्ड अपने इधर से उधर जो लेके जाते हैं, जिसमें शीप के हर्ड होते हैं, हर्डर होते हैं, चरवाहे जिनको बोला जाता है. ठीक है, उनके जो है ग्रुप में हो सकता है 200, 500, 1000 तक इतने बड़े बड़े ग्रुप्स भी होते हैं. कैटल हो, चाहे शीप के जो है हर्डर्स हों, या वो काउज हों या बफेलोज हों. तो इस तरीके की हर्डिंग जो होती है उसको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं. अब क्यों करते हैं ये हर्डर्स हर्डिंग? फॉर फूड, क्लोथ्स, है ना, इन चीजों के लिए जो है हर्डिंग की जाती है. ठीक है, तो इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट. कई सारी चीजों के लिए जो है नोमैडिक हर्डिंग की जाती है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर इन 5.3 में, नोमाड्स टेकिंग देयर शीप अप टू द माउंटेन्स एट द ऑनसेट ऑफ समर. ये आपके माउंटेन्स के एरिया में इस तरीके से जब समर का टाइम होता है तो जो ये कैटल्स होते हैं इनको ऊपर की पहाड़ियों में ऊपर की तरफ ले जाया जाता है फॉर गुड ग्रीन्स, जो गुड ग्रेजिंग के लिए. और वैसे ही जैसे विंटर का टाइम होता है, नीचे की तरफ ये जो है शिप्स आ जाते हैं, या जो कैटल हैं दूसरे वो उनको लेकर आया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग, पेस्टोरलिज्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेस्टोरलिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एरिया में पेस्टोरलिज्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है. इवन इन अफ्रीका यू कैन सी पेस्टोरलिज्म. इन इंडिया स्पेसिफिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान जो है, महाराष्ट्र सर्टन रीजन, आप पेस्टोरलिज्म देख सकते हो बहुत बड़े पैमाने पर होता हुआ. ना अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखिए, जैसे अगला जो पॉइंट है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग. लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? लाइफ स्टॉक सिंपल एनिमल्स को ही बोला जाता है. ठीक है, उन्हीं को लाइफ स्टॉक हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक इज रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव. जिसमें कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में जैसे डेयरीज होती हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े स्केल पर जो है कैटल को रियर करते हैं और उनसे फिर क्या करते हैं, उनसे एक तरीके से सरप्लस प्रॉफिट अटेन करने का काम करते हैं. तो कॉमर्शियली भी जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग की जाती है. ठीक है, जिसके अंदर चाहे शीप है, कैटल है, गोट्स हैं, हॉर्सेस हैं. ठीक है, और इनको क्यों, मीट, वूल, हाइड्स, स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स. तो इनके लिए जो है इनको रियर किया जाता है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के अंदर. इसके अंदर बेनिफिट भी है. तो बड़े पैमाने पर प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये एक्टिविटीज बहुत बढ़ भी रही हैं, इंक्रीजिंग. ठीक है, अब इसमें रियरिंग जो एनिमल्स की होती है वो इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस. किस तरीके से अच्छी ब्रीड को रखा जाए जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो, फायदा मिले, अटेन हो. तो एक कॉमर्शियल लेवल पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कैटल रियरिंग का काम हो रहा है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग हो रही है इसके अंदर. ठीक है, इस फिगरिंग के अंदर आप ऐसे देख सकते हो बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं और उसके अंदर है ना इन लाइफ स्टॉक को रखा जाता है फॉर बेनिफिट, फॉर डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स के लिए. नाउ
नेक्स्ट देखिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो ये आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहाँ पे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग? तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में आपको बताना है एंड द प्लेसेस वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड मोर। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है इट इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। ठीक है, अलग अलग स्केल पे अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आपको जो है वो देखने को मिलेगी, क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब आप इसमें ऐसा भी समझ सकते हो रीजन वाइज भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका जो क्लाइमेट होता है, आपका जो सॉइल होती है, उसके कारण भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि कहीं पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इंटेंसिव फार्मिंग की जा रही है, कहीं पे फार्मिंग नहीं की जा रही। ठीक है, मेन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के अंदर जो है जो आपको फॉलोइंग मेन एग्रीकल्चर सिस्टम्स बता रहा है, जिसमें पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए क्या कह रहे हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर, इट इज वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। इट कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर बड़े स्केल पे जो है एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है वो की जाती है, फार्मिंग की जाती है, और जो एरिया पूरा है उसको फार्मिंग से एसोसिएट किया जाता है। फार्मिंग में ही जो है वो पूरे एरिया को जो है कन्वर्ट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है वहाँ पे। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को। इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू कैटेगरीज, एक तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब क्या है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, देखते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो क्या होता है ये, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे आपने पहले सुना होगा, लोकल लेवल पे इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो अभी हम देखेंगे, जैसे जूम, रैंचो, है ना, अलग अलग स्केल पे अलग अलग। मिल्पा ब्राजील के अंदर बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके जो है कल्टीवेशन किया जाता है। एक खेत में एक बार में जो है प्रोडक्शन कर लिया, फिर किसान क्या करते हैं, दूसरी जगह मूव होते हैं और वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, ताकि पहले वाली जो है उसकी फर्टिलिटी दोबारा गेन हो जाए, अटेन हो जाए। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन इलाकों में जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगी। बड़े स्केल पे इसको कहें तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एरियाज दे रहे हैं आपको कुछ लोकल लाइव स्टॉक रियरिंग के जो एरियाज हैं मैप के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल एशिया का पार्ट आपको दिखेगा। इसके अलावा जो है नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन जो है, वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिकन रीजन जो है ईस्टर्न, उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के रीजन आपको बता रहा है यहाँ पे इस मैप में। देखिए नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड एशेज एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो एक जगह में अगर खेती बाड़ी की तो उस जगह में क्या कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, ताकि, और उससे क्या होगा, जो एसेस है उसके, जो राख है, जो वहाँ पे वेजिटेशन अगर जिसको जलाया भी गया है, तो उससे उस सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा गेन होने में मदद मिलेगी। और वहाँ पे वो एक तरीके से किसके रूप में वर्क करेगी, वो जैसे मैन्योर जो होता है, आपकी खाद जो होता है, उसके रूप में वर्क करेगी वो जो एशेज है। अब उस जगह खेती बाड़ी कर ली, अब दूसरी जगह जाके फिर खेती बाड़ी की जाएगी अगले साल। तो ऐसे शिफ्ट होके घूम घूम के खेती बाड़ी की जाती है, इसको ऐसा समझ सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी इसका नाम है। सो एक आपने इसके नाम देखे, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। झूमिंग इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में इसको झूम खेती कहते हैं। ठीक है, झूम झूम के खेती करते हैं, एक जगह झूम लिए फिर दूसरी जगह जाके झूम के फिर खेती करते हैं। तो देखिए अलग अलग नाम है, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। मिल्पा, तो मिल्पा जो है सेंट्रल अमेरिकन रीजन में इसको बोला जाता है क्या, मिल्पा। किसका नाम है ये, उसी का, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। देन लडांग, मैक्सिको में इसको लडांग बोला जाता है। तो अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इवन इन इंडिया, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे आपको देखने को मिलेगी झूम खेती की जाती है। अब देखिए क्या होता है, पहले देखिए बहुत होता था, पहले इस तरह की जो झूम खेती है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्योंकि पहले फॉरेस्ट थे, तो फॉरेस्ट को जला के एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत लैंड अवेलेबल थी। बट नाउ इट इज़ नॉट। ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे आपके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आज के टाइम में
कैसे व्यू है आपके, क्या सोचते हो ये प्रैक्टिस की जाती है नहीं की जाती है? तो बड़े स्केल पे प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है उसकी। क्यों? बिकॉज नाउ ऑल द फील्ड्स आर जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है, डिफाइंड है, लिमिटेड है, बाउंड्रीज डिसाइडेड है। फॉरेस्ट कवर में अब फॉरेस्ट में जाके इस तरीके से एग्रीकल्चर करना अलाउ भी नहीं है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एक्ट एंड ऑल। तो आज के टाइम में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बहुत कम स्केल पे देखने को मिलती है जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। नाउ देखिए, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सिंपल सा मतलब है जो बाकी आप देखते हो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, आप देख लीजिए बड़े स्केल पे जब फार्मिंग की जाती है तो उसी को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, जो कि बहुत सारे देशों में देखने को आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें राइस प्लांट जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से, पैडी ट्रांसप्लांटेशन मेथड से एग्रीकल्चर की जाती है, ये अलग अलग लेवल पर। तो दो टाइप होते हैं इसके भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के। एक तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। इसमें वेट पैडी कल्टीवेशन में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पौधारोपण। जैसे इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हो, दिस इज पैडी कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जाता है, बिल्कुल वेट जो है वो होते हैं आपके फील्ड्स, पानी से भरे हुए होते हैं, और फिर जो है ट्रांसप्लांट जैसे एक तरीके से जिसको कह रहे हैं, पौधे को जो है रोपा जाता है। और इसमें वाटर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, वाटर रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी भी होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके की फार्मिंग की जाती है यहाँ पे। ओके, ये जो एग्रीकल्चर है, डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न इंडिया आप देख सकते हो बहुत सारे एरियाज़ में, चाहे बिहार है, बंगाल है, जो ईस्टर्न एरिया है आपके, या इसके अलावा जो है कई और रीजन, मध्य प्रदेश के रीजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होते हुए। ठीक है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मशीनरी लिमिटेड होती है, मशीनरी का यूज़ इस पैमाने पर नहीं होता। ज़्यादातर मैनुअल लेबर जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर वर्क करती हैं। और जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसी को यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को गेन करने के लिए। ओके, लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है, जो यील्ड पर यूनिट एरिया है वो हाई होता है हाउएवर। क्योंकि इसमें सिंपल सा मतलब है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं लेबर के अंदर। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उस तरीके से जो है, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है उस पैमाने पर नहीं है। इसमें एक हम कहते हैं ना हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एक तरीके से आती है यहाँ पे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो अदर देन पैडी में जो आप दूसरी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देख रहे हो खेती बाड़ी की जाती है, पैडी के अलावा, जिसमें राइस और इनके अलावा जो खेती बाड़ी की जा रही है, जिसमें वीट है, सोयाबीन है, बार्ले है, sorghum है, इस तरीके की खेती बाड़ी की जाती है। जैसे नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्दर्न जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ जापान है, इंडिया में वीट बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। चाहे वेस्टर्न आपका इंडिया लें या जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे उसको हम लें। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स मिलेट्स ग्रो की जाती है, ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न साउदर्न इंडिया। तो ये आपकी कौन सी है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जो विदाउट पैडी जो क्रॉप्स हैं, अदर देन पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन में जो हमने देखा ट्रांसप्लांटेशन मेथड से जो है वो खेती बाड़ी की जाती है। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियली जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे चाय के बागान है, प्लांटेशन जिसको कहा जाता है। जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन मेंशन अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉमर्शियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस बिकॉज ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जांपल टी है, कॉफी है, ठीक है, कोकोआ है, रबर है, कॉटन है, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। सो दीज आर द क्रॉप्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत इनको जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अलग ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स में फार्मिंग की जाती है और प्लांटेशन किया जाता है इनको, ठीक है। एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। क्योंकि बड़े बड़े फार्म होंगे तो आपने देखा होगा उसमें अगर टी के फार्म हाउसेस है तो सिर्फ टी प्रोडक्शन ही होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनको प्रोड्यूस किया, वहाँ पे कल्टीवेट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। चीप लेबर एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स स्टेट्स टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स। क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो फैक्ट्रीज के अंदर वो जो है सामान जाए, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम के रीजन में देख सकते हैं टी कल्टीवेशन किया जाता है, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, द ब्रिटिश सेट अप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर केन बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे टी प्लांटेशन यहां पे हो रहा है। अब नाउ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या किया जाता है, चाहे वीट है या बड़े पैमाने पर इन लार्ज स्केल इन बिग फार्म हाउसेस जो है, बिग फार्म फील्ड्स, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन, जिसमें वीट जो है प्रिंसिपल क्रॉप है, गेहूं। ठीक है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। वहां पे क्या होता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में किसान जो है क्रॉप प्रोडक्शन करता है और फिर उसको आगे क्या कर देगा, वो आगे जो मंडी में है वहां पे जाके बेचेगा और कॉमर्शियली जो है प्रॉफिट अटेन करेगा। तो कॉमर्शियल लेवल पर जो फार्मिंग होती है उसको आप इसी के अंदर ले रहे हो, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ग्रेन कल्टीवेट कर रहे हो और उसको जो है फार्मर्स फिर उससे प्रॉफिट भी अटेन करते हैं। द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, एंटायर ऑपरेशंस ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लाउइंग आर हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, न्यू टूल्स, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, इनका यूज किया जाता है। HYV जो सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के जो है वो एरियाज आपको बता रहा है। ठीक है, अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे पार्ट सेकंड वीडियो में। तो ये वीडियो में हमने देखे पार्ट फर्स्ट में। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस आए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देख के भी, और आपके क्वेश्चंस जब देखते हैं तो और अच्छे से हम इसको डिस्कस कर सकें। कैसे डिस्कस कर सकते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग NCERT वे UPSC। यहां पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।